सबसे पहले बिहार की इस पावन धरती पर चुनाव आयोग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ से निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाएं फटाफट, और ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, फिर आप लोग जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमीशन से कि काइंडली धन्यवाद। बीएलओ से निवेदन करूंगा कि वो अपनी मैं माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर श्री ज्ञानेश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। ऑनरेबल भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, ऑनरेबल डॉक्टर विवेक जोशी, भारत के निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम, बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री विनोद गुंजियाल जी और बिहार की इस पावन भूमि के हमारे मीडिया सहकर्मी, हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करता नहीं आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी।
आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। धन्यवाद। अब हम आपके समक्ष एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कि बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी, उनके बारे में हम आपको बतला सकें। नेक्स्ट। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। नेक्स्ट। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी डीएम, एसपी, एसएसपीज, आईजी, डीआईजीज, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, डीजीपी से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट। बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले परिशीलन, ट्रेनिंग। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी ट्रिपल आईडीएम में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जिला या स्टेट में ही होती थी, लेकिन इस बार एक मानक के तौर पर उसको दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई। मतदाता सूची, इसमें सबसे बड़ी पहल रही विशेष गहन परीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और कालावधि पूर्ण होने से पहले ही समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ।
जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, निर्वाचक पंजीयक अधिकारी जो इतनी मेहनत के साथ ये कार्य करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए उनका रिन्यूमरेशन भी बढ़ाया गया। काफ़ी वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ और ख़ास तौर से EROs और AEROs को पहली बार ऑनरेरियम देने की व्यवस्था की गई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो ID कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में, और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर। फिर एक बात ये भी समझ में आई कि जो मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाती है, जिससे कि उनको पता लग जाए कि ये बूथ कहाँ पर है और अगर चाहें तो पहले भी जाके देख सकते हैं, उसमें बूथ की संख्या और पता बड़े फॉन्ट में, अगर आप देखेंगे इसमें तो लाल रंग से उसमें चौकोर किया हुआ है, तो बड़े फॉन्ट पर आप दूर से ही देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने मतदान केंद्र में बड़ी सुगमता के साथ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा, और इसके बाद भी अगर कोई काम बचेगा तो उसको पूर्ण करेंगे। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी, तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और ख़ास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। कानून के अंतर्गत कैंडिडेट्स पोलिंग बूथ के कुछ दूरी के बाहर अपने बूथ्स लगाते हैं। कई बार वो लोग भी मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आपका बूथ ये वाला है या उस कमरे में है। तो पहले ये काफ़ी दूर लगाने की अनुमति होती थी, अब 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशन से हर प्रत्याशी अपने बूथ लगाने के लिए स्वतंत्र है। पहले ये बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है, वो
कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी, और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये बात कही कि जब ईवीएम पर जो बैलेट पेपर या कागज लगता है उसमें जो उनकी फोटो आती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है, और साथ ही साथ ये भी बात आई कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएंगी। मतगणना पहले जब वोट्स की काउंटिंग होती थी तो अगर फॉर्म 17C, जिसके बारे में आपको बाद में आगे बताऊंगा, अगर उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को देते हैं और ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ऐसी सभी वीवीपैट की गिनती पूर्णतः की जाएगी। इसी तरीके से पोस्टल बैलेट्स की गिनती भी ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले पूर्ण करना अनिवार्य होगा और ईवीएम के आखिरी 2 राउंड उसके बाद ही शुरू होंगे। नेक्स्ट। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे सारे मीडिया कर्मी और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया। ये सारा डिटेल इंडेक्स कार्ड में अवेलेबल होता था और पहले हम इसको अलग से लेकर फिर चुनाव के समाप्त होने के बाद काफ़ी दिन लग जाते थे इसको इकट्ठा करने में, उसके बाद हम इसको वेबसाइट में डालते थे। और अब चूँकि धीरे धीरे ECI नेट का प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसलिए ये डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के भीतर ही आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये था छोटा सा एक ब्यौरा जो बिहार अब पूरे देश को राह दिखाने जा रहा है। 17 नए इनिशिएटिव्स जो कि बिहार में सफलतापूर्वक कुछ लागू हो चुके हैं और कुछ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में लागू होंगे और कुछ काउंटिंग में लागू होंगे। इसके पहले कि हम लोग सवाल जवाब का दौर शुरू करें, कुछ चीज़ें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। भारत में चुनाव संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानून और रूल्स के अंतर्गत होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी व्यवस्था है भारत के चुनाव और भारत का चुनाव आयोग, और ये व्यवस्था कई चरणों में बटी हुई है। जैसे आपने देखा, मतदान केंद्र स्तर पर बूथ लेवल ऑफिसर, उनके ऊपर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्थात ERO अर्थात निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जो कि SDM स्तर के होते हैं। जो मतदाता सूची होती है उसको बनाने की जिम्मेदारी EROs की होती है। बिहार के 243 हर विधानसभा में एक ERO होता है और उन्होंने मिलकर BLOs के साथ मिलकर 243 EROs, 90,217 BLOs ने मिलकर काफ़ी वर्षों के बाद, लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया। अगर ERO के निर्णय में
किसी का मत, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में ना आ पाए या किसी गलत आदमी का नाम आ जाए तो इसके ऊपर डीएम के पास अपील होती है, और अगर डीएम के डिसीजन में अगर कोई भी त्रुटि किसी भी मतदाता को लगती है तो उसकी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। तो इस तरह से विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकारियों के तहत मतदाता सूची बनाई जाती है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग हर विधानसभा के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है, जिसका कार्य होता है अपने विधानसभा में चुनाव कराना, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो रिटर्निंग ऑफिसर प्रख्यापित भी करते हैं और चुनाव आयोग के निर्देशों का और कानून का अक्षरश पालन करते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि भारत के चुनाव दो भागों में बटे हुए हैं, एक मतदाता सूची को बनाना और दूसरा चुनाव कराना, और दोनों में विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकार दिए गए ईआरओज और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और अगर उनके पालन में कहीं भी त्रुटि हो तो चुनाव आयोग उनको सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल भी करता है। इन छोटे शब्दों के साथ मेरे ख्याल से मैंने आपको चुनाव के बारे में कुछ ज़रूर बताया, और आई थिंक वी कैन ओपन द धन्यवाद सर। अभी हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज के क्वेश्चंस आप केवल बिहार असेंबली इलेक्शंस तक ही सीमित रखिएगा, ताकि जो जानकारी आपको चाहिए वो उसका समय रहे साहब आपके पास उस की जानकारी देने के लिए। आप काइंडली रेज योर हैंड्स, मैडम आएंगी आपके साथ माइक पे, आपका क्वेश्चन लेंगी। हम पहले 5 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन, इस तरह चलेंगे। मैडम दीजिए इधर। सर, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और मैं आईएनएस न्यूज़ एजेंसी से हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे, तो और राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया, और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं, और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दीजिए मैम। सर, आपने एसआईआर कराया, लेकिन कई सारे मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने एसआईआर बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर सीईसी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? दूसरा मेरा एक ये है कि आपने प्लीज लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू 1 क्वेश्चन, वील कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। इधर दीजिए, ये साहब बैठे। सर, मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C
इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहाँ से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा शशि हुआ है जी, आप काइंडली ऐसे सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सर, गुड मॉर्निंग, कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर, मेरा सवाल एक है कि बिहार चुनाव हो या देश के कहीं भी चुनाव होते हैं, एक पैरामीटर फिक्स है कि प्रत्येक उम्मीदवार सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएगा, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सख्त कदम सीसी उठाएंगे? और दूसरा सर, एक सवाल है, You will have to repeat the question. सर सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर है, ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? दूसरा सर, एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं। तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है, उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी, बताइए। सर मैं रजनीश जी, बिहार झारखंड से। और सर, एक सवाल है कि जो बिहार सरकार अभी जो गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है, इसमें क्या वजह है? सर ब्रजकिशोर दुबे, नेक्स्ट राउंड। सर ब्रजकिशोर दुबे, प्लीज प्लीज अभी आंसर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में सर एक सवाल ले लिया जाए। आते हैं हम, नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 17C के बारे में मत लाना चाहूंगा, मॉक पोल और 17C। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है, और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम में पोलिंग की जाती है और वीवीपैट से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सकें। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो जो प्रत्याशी खड़े हों, वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स ज़रूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े, और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहाँ उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुँचें, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें, और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार 0 लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं,
और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं है। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी, शायद क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ERO लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। जहां तक खर्च की लिमिट की बात है, खर्च की लिमिट के इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। हर जिले में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है, जो कि राजस्व सर्विसेज से होंगे और वो एक्सपेंडिचर का लेखा ब्यौरा रखेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप कैसे भी प्रत्याशी हों, कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो भी प्रक्रिया का पालन करना है आपको अखबार में बताना है या पब्लिक को बताना है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बताना अनिवार्य है। SIR की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही ज़रूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट इधर दीजिए, वो पीछे दीजिए।
हाँ, नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? थैंक यू। इधर दीजिए मैडम। ब्रजकिशोर दुबे, दैनिक भास्कर से। सर, हमारा ये 2 पॉइंट पर सवाल है कि एसआईआर के दौरान विदेशी मतदाता कितने मिले बिहार में। दूसरा सवाल है सर कि इसमें कि कब तक और कितने लोगों को वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैडम वो पीछे दीजिए। गुड आफ्टरनून प्लीज गुड आफ्टरनून। देखिए, विल कम टू यू प्लीज। गुड आफ्टरनून ज्ञानेश जी, मैं प्रभाकर कुमार हूँ एनडीटीवी न्यूज़ चैनल से। मेरे 2 सवाल हैं छोटे से। पहला तो एक पॉलिटिकल गुट ने आपसे एक फेज़ में चुनाव की बात की है, उसके अपने रीज़न दिए उन्होंने, और दूसरों ने 2 फेज़ में बात की है। उस पर इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है? दूसरा, एक पर्टिकुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे निवेदन किया है कि महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए, अगर वो जाएं तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में। तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। विल कम टू इट। ये इधर दीजिए। अनिर्बान फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर, 2 सवाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें आधार कार्ड को लागू करने के लिए कहा गया है अमंग द 11 डॉक्यूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द 11 डॉक्यूमेंट्स। ये क्या इलेक्शन कमीशन जब पैन इंडिया एसआईआर करेगी तो आधार विल बी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड? एंड few political parties have also demanded that 3.66 lakh people deleted from the final rolls, they should be published in the public domain. So will the commission do it? वो पीछे दे दीजिए, पीछे वो हाथ खड़ा किया। मैं प्रशांत झा हूँ, जी न्यूज़ से। मेरा एक सवाल है कि सकरा एक विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर में, वहाँ एक गांव है मोहनपुर कटेसर। पूरा गांव हिंदू का है और उस पूरे गांव में लगभग 100 मुस्लिमों के नाम जोड़ दिए गए। जब ड्राफ्ट सूची आपकी आई थी उस समय वहाँ के लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जब फाइनल रोल आया है, फाइनल आपकी मतदाता सूची आई है, उसमें भी इसको सुधारा नहीं गया है और गांव के लोग परेशान हैं कि क्या उनके घर मुस्लिम ले जाएंगे। सर, we'll come to back, we'll next round please sir। जैसा कि हमने आपको नई पहलों में बताया था, वोटर कार्ड, जिन लोगों के वोटर कार्ड में नाम होता है, उम्र होती है, पता होता है, तो जिन लोगों के वोटर कार्ड की एंट्रीज में परिवर्तन होगा, उन वोटर कार्ड्स को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर भिजवा दिया जाएगा। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही
चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार अब चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। एक विषय पूछा गया कि महिलाओं की संख्या के बारे में, तो जो इन्यूमरेशन का प्रोसेस है उसमें इन्यूमरेशन फॉर्म सभी को दिए गए, चाहे वो हमारी सम्मानित महिलाएं हों, चाहे वो हमारे सम्मानित पुरुष हों। और आज भी अभी भी अगर किसी भी मतदाता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उनका नाम या तो छूट गया है या अयोग्य किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया है, तो नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले अगर आप ERO को फॉर्म 7 या फॉर्म 6 भरेंगे तो उसमें सुधार किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। तो अगर आप परमिट करें तो हम निकल जाते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।